हाँ भाई, तो आज हमें क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन में मिड एयर कोलिजन। ठीक है, इम्पोर्टेंट सा ही टॉपिक है। आता है स्कूल एजुकेशन में भी आता है और आ सकता है, और मेंस में तो आता ही है क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसके कुछ केसेस लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटे छोटे टॉपिक। इसकी कंडीशंस बेसिकली हमें पढ़नी है कि दो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किए, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो कहीं मिड एयर में आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, किस कंडीशन से चेक किया जाएगा? तो इसको करने से पहले हम लोगों को पहले एक छोटा सा टॉपिक समझना है जो इसमें यूज़ होगा। दैट इज़ कि उन दो प्रोजेक्टाइल के अंदर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करें। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको ज़रा एक छोटा सा पहले क्लियर कर लें एक टॉपिक में, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ग्राफ प्लॉट किया, एक्स वाई एक्सिस 2 डायमेंशन, और इसमें मैंने दो कोऑर्डिनेट मार्क किए ऐसे। ये जो दो पॉइंट मैंने मार्क किए, इनके कोऑर्डिनेट हमने लिए सपोज 2,1 और 2,4। अब इस 2,1 और 2,4 का मीनिंग क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट और वाई एक्सिस पे 1, और ये वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट है। इनके मान लो नाम रख दिए मैंने ए और बी। ठीक, अब ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टली यानी कि ऑन द एक्स एक्सिस तो सेम पॉइंट पर है। ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, दोनों राइट साइड 2 यूनिट। लेकिन वर्टिकल देखें तो ये डिस्प्लेस्ड है, ये 1 यूनिट ऊपर है और वो 4 यूनिट ऊपर है। तो इनमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस तरह से इसको पढ़ना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे में शिफ्ट हो, ऊपर नीचे का डिफरेंस हो, एक ऊपर एक नीचे, तो दैट इज़ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और अगर दाएं बाएं का डिफरेंस हो, मान लो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक, अब आपसे कहा जाए कि इसका कोऑर्डिनेट तो है मान लो -1 वाई में, और 2 ले लेते हैं इस साइड, -2 -1, और इसका ले लेते हैं लगभग 2, -1। इसको सी और डी बना दो। तो अब ये जो सी और डी की डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी है? अब ये ऊपर नीचे डिस्प्लेस नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनमें ज़ीरो है, क्योंकि इनकी जो वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट है, वो इधर भी आपकी सेम है और इधर भी सेम है। इधर भी -1 ही है यूनिट और इधर भी -1 यूनिट, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड हैं, ये दाएं बाएं हैं, लेफ्ट राइट। तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा समझकर कि सी और डी एक्चुअली वर्टिकल सेम ग्राउंड पर हैं, वर्टिकल इनमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और इनमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो अगर ये 2 मिनट में आपको समझ आ चुका तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिड एयर कोलिजन के 3 केसेस बनते हैं, 3 कैटेगरी बनती हैं कि 3 तरह से मिड एयर में वो आपस में दो प्रोजेक्टाइल टकरा सकते हैं। कैसे? सबसे पहला होता है केस, इसमें सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कैटेगरी, विद नो, या इसको हम लेते हैं विद हॉरिजॉन्टल, पहले विद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओनली, विद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओनली। कैसा केस होगा भैया? तो सपोज करो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, और क्योंकि हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड हैं तो ये लेफ्ट राइट में डिस्प्लेस्ड हैं, ऊपर नीचे में नहीं। एक प्रोजेक्टाइल आपने छोड़ा u1 स्पीड से और θ1 एंगल से, एक प्रोजेक्टाइल आपने इस साइड छोड़ा u2 स्पीड से और θ2 के एंगल से। मान लो इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसे था और इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसे था, और यहाँ आके ये दोनों ना आपस में टकरा जाने हैं जब इनकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होनी चाहिए। ठीक, साइमल्टेनियस थ्रो होगा, ऑफ कोर्स साइमल्टेनियस नहीं होगा तो कोई और ही केस बन जाएगा, उसको हम नहीं कर रहे हैं डिस्कस। साइमल्टेनियस एक साथ छोड़ा जाए इन दोनों को, और ये एक साथ यहाँ मान लो टी टाइम के अंदर पहुँच जाएं, एक दूसरे को कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं, सेम डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h दोनों की
सेम होगी उस समय, ऑफ कोर्स सेम होगी। ठीक है, अब जिसको ये नहीं पता कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड में पर्टिकुलरली क्यों यूज़ कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहा, क्यों, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में पार्टिकल ने वर्टिकल में वाई एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस देखते हैं, ये कितना पाथ ट्रेवल करके आया, कितना ऊपर तक गया, कितना नीचे तक फिर वापस आया, वो चीज़ नहीं काउंट होगी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज एच, ये कितना ही ऊपर होकर आया हो, इनिशियल लेवल ये, फाइनल लेवल ये, तो इन दोनों के बीच में हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज एच, और वो दोनों का सेम है, टाइम भी दोनों का सेम ही होना है, एक साथ ही आएंगे तभी तो सेम टाइम पे टकरा पाएंगे। अच्छा, तो इसकी कंडीशन फिर क्या हुई, देखो सीधी सी बात है, अगर इन्होंने ये इनके कंपोनेंट भी बना दिए मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर इन दोनों प्रोजेक्टाइल ने बराबर टाइम के अंदर बराबर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो भी बराबर थी, सेम थी, ग्रेविटी दोनों का बराबर लग रहा है, एक्सेलरेशन दोनों पे बराबर है, इक्वल है, तो ऑफ कोर्स इनकी वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, एस दोनों का सेम लिया आपने, टी दोनों का सेम लिया आपने, जी यानी एक्सेलरेशन वो भी सेम है, तो भाई सीधी सी बात है उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी वो भी सेम ही होगी। तो वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज u2 साइन थीटा 2 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज u1 साइन थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। u1 साइन थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। ये आपकी कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये टकरा पाएंगे। अगर इसकी वेलोसिटी वर्टिकल वाली कुछ ज़्यादा रह गई, उसकी कम रह गई, तो ऑफ कोर्स भाई वो ज़्यादा वेलोसिटी से है तो ये बराबर इतनी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ट्रैवल कर पाएगा उतने ही टाइम में, ये कहीं और होगा उस पोजीशन पे। अच्छा, अब ये तो एक केस हुआ है ना, इसी कैटेगरी के अंडर एक केस, एक सिचुएशन और हो सकती है कि जब ये टकरा जाए। कंडीशन तो यही है, देखो इसको नोट डाउन कर लेना है आपको ढंग से, कंडीशन तो यही है, ये कंडीशन होगी तो वो टकराएंगे, लेकिन एक केस, एक सिचुएशन और है, एक दूसरा सिनारियो और है, और वो क्या है कि मान लो इन दोनों को मैं ना ऐसे छोड़ता, लाइक इसका पाथ ऐसा होता और इसका पाथ ऐसा आता, वही अपने थीटा 1 थीटा 2 एंगल और वही h डिस्प्लेसमेंट t टाइम में। अब देखो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट हाफ में टकराए हैं, वो लास्ट हाफ में टकराए हैं, ये वापस नीचे गिरते समय आपस में कोलाइड कर रहे हैं और ये ऊपर उठते समय ही कोलाइड कर गए। ध्यान रखना, ये मैंने इनके ओरिजिनल पाथ बनाए हैं कि अगर नहीं टकराते तो वहाँ जाते। अब ये मत सोचना कि वो टकराने के बाद भी आगे भाग गए, ऐसा नहीं होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये भी एक केस हो सकता है, लेकिन इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी सिचुएशन वही है, एच डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में, उतने ही एक्सेलरेशन पे, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ अभी भी सेम होंगी, वर्टिकल वाली, u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। बढ़िया। अब देखो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, u1 साइन थीटा 1 इज परफेक्टली इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, लेकिन फिर भी नहीं टकराए। तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो वो सिचुएशन क्या होगी वो भी मैं बता के चलता हूँ। सपोज ये जो दो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशंस थी, इसको मैं दूर कर दूं, कितना दूर कर दूं कि ये आके यहाँ टकराए और ये आके यहाँ पहुँचे। अब इन दोनों में फ़र्क आपने महसूस किया, क्या हुआ, ये u1 थीटा 1, ये वही अपना u2 एंड थीटा 2 की इसकी कवर्ड रेंज और इसकी कवर्ड रेंज R2 एंड R1। अब ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों की जो इनिशियल पोजीशंस थी उनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस थी उससे छोटी रह गई, जो डिस्टेंस थी वो बड़ी हो गई और जो इनकी रेंज थी, रेंज का सम वो कम रह गया।
देखो कंडीशन अभी भी हमारी एप्लीकेबल है, जिस बात को हमने अभी नोटिस किया वो अभी भी होगा कि ये बराबर टाइम पर बराबर एच डिस्प्लेसमेंट पर होंगे वर्टिकली। टी टाइम पर ये दोनों इतनी इतनी ही सेम लेवल की हाइट पर मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये कंडीशन तो हो रही है जस्टिफाई, लेकिन इस पर कोलाइड नहीं कर रहे। तो कोलाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी रेंजेस, उनकी जो रेंज है आपस में टोटल मिला के डिस्टेंस से छोटी पड़ती है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में ये भी मिलकर आ सकता है कि R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन डी फॉर इनके बीच की डिस्टेंस, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। चलिए, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कैटेगरी। अब आते हैं सेकंड पर कि अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड ना होकर वर्टिकली डिस्प्लेस्ड होते। देखो सीधा सा वन और टू क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिड एयर कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल है, आता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसे देना बनता है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को उठा लिया। अब लेते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ओनली। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स उसका एक पहला केस हम लोग लें, उसमें भी एक दो केसेस बन सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल तो आपने U1 से θ1 बना के यहाँ से छोड़ा, वो ऐसे आना था, और दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से एक किसी U स्पीड से छोड़ दिया, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन, तो ये आपका ऐसे करके कहीं यहाँ आना है, यहाँ जाके ये दोनों टकरा जाने। अब ये कब पॉसिबल होगा, तो देखो पहले तो आपने ये नोटिस कर ही लिया ना कि ये दोनों जो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशंस हैं ये वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हैं, ऊपर नीचे के सेंस में। अब ये दाएं बाएं नहीं है, लेफ्ट राइट में कोई नहीं है इनमें गैप, लेफ्ट राइट में तो ये सेम लेवल में, तो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेस्ड है ये ऊपर नीचे। तो इस केस में क्या होगा कि जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा उतने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ टीप तक पहुँचेगा, और कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मान लो ये एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करके। चलो भाई ये भी सी है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स देखो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल के अंदर नॉन एक्सेलरेटेड होता है, जो ग्रेविटी लगती है वो सिर्फ वर्टिकल में लगती है, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं लगती। एयर फ्रिक्शन हम लोग लेके नहीं चलते, ठीक है, और लेंगे तो फिर उसका एक केस और अलग बन जाएगा, फिलहाल उसको हम नहीं ले सकते अभी डिस्कस में। तो ये हमारा हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x दोनों की सेम है, टी टाइम दोनों का सेम है, तो ऑफ कोर्स इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u1 cos θ1, इसकी हॉरिजॉन्टल तो u ही थी, ठीक है, तो या u2 ले लेता हूँ मैं अगर कन्फ्यूजन ना हो तो u2 मस्ट बी इक्वल टू u1 cos θ1, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ना किया हो, क्या टेंशन है, मतलब अगर इन्होंने ये किसी एंगल से छोड़ दिया हो, ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे, कोई टेंशन नहीं, आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, किसी एंगल से छोड़ा होगा θ2 एंगल से, आप उसका u2 cos θ2 ले लो। अगर हॉरिजॉन्टल ही दी है वेलोसिटी सारी, तो फिर वही पूरी टोटल ले लो। बेसिकली आपको क्या कहना है मुझे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इक्वेट कर देने हैं। अच्छा, एक केस और हो सकता है फिर इसका, हाँ दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, ये एक्चुअली जो केस है ये प्रॉपर न्यूमेरिकल की फॉर्म में कई बार आ चुका है, हम लोगों की एकेडमिक्स यानी स्कूल एजुकेशन में भी है। ये क्या है कि नीचे हमने लगा रखी है ना एक मिसाइल, और ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है एक प्लेन, फाइटर प्लेन ले लेते हैं, है ना, फाइटर प्लेन जा रहा है और मान लो U2 से ही जा रहा है, और नीचे उसके खड़ी एक मिसाइल सिस्टम। तो क्या होगा कि ये और इस सिचुएशन में फ़र्क आ जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे नहीं गिरेगा प्लेन, ये इसके पीछे ना इंजन फिट है, वो इंजन इसको सीधा सीधा ही लेके जाएगा, तो इसका जो सीधा मोशन है वो तो ये है,
इसको सीधा जाना है, ठीक है, लेकिन हमें इसको जाने नहीं देना। मतलब मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि ये जो प्लेन है ना वो हम लोगों का नहीं है, वो दुश्मन का प्लेन है और हमको ठोकना है, ठीक है। तो नीचे से जो मिसाइल हम लोग को छोड़नी है, मान लो u1 की स्पीड और θ1 की स्पीड एंगल से, ये इसको कब टकरा पाएगी, जब या तो ये परफेक्ट इसको मैक्सिमम हाइट तक ऐसे, या तो मे बी ऐसे वाली सिचुएशन हो, है ना। इन दोनों के पाथ क्रॉस होने चाहिए बराबर टाइम पे। अब उसके लिए भी कंडीशन देखो वही है ना। केस डिफरेंट है, सिनारियो डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन तो अभी भी वही है कि इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपने इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की इन दोनों की, तो सेम टाइम में होनी चाहिए, है ना। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म से चल रहा है, ये माना है हमने। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u1 cos θ1, और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है u2। तो देखो कंडीशन अभी भी वही लगानी है, u1 cos θ1 इज इक्वल टू u2। लेकिन ये दो सिचुएशन ऐसी आपकी हो सकती है, ऐसा केस और एक ऐसा केस। अब अगेन उस बच्चे ने पूछा कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों वेलोसिटी सेम हो और वो फिर भी न टकराए, फिर भी वो प्लेन बच के चला जाए, हम लोग की मिसाइल फुस होके वापस आ जाए। तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो आपने शायद पहचान लिया हो, अब तक गैस कर लिया हो कि भाई ये थोड़ा छोटा पड़ गया प्लेन, है ना, कोई नहीं, आप समझ लो। ये प्लेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। हो सकता है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है, आपकी जो मिसाइल है ना, वो ऐसे ही आ जाए, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये वाली मैक्सिमम हाइट, ये अगर उस प्लेन की हाइट के इक्वल या उससे ज़्यादा होगी तभी वो कोलाइड कर पाएगी। मतलब मान लो कि इक्वल होगी तो टच तो कर ही जाएगी, और टच करने में वो बम फट जाएगा, मिसाइल ना उसे ठोक देगी। लेकिन इससे कम अगर होगी, वो नीचे नीचे से होके आ जाए, तो नहीं हो पाएगा भाई, फिर तो वो बच के निकल जाएगा। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, जैसे वहाँ पर कंडीशन थी कि दोनों की रेंजेस का सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो हाइट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट ऑफ द प्लेन। तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर लो। मैं इसको ना स्मॉल h कह देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि h मस्ट बी ग्रेटर देन h। ये दो मिला के आपकी कंडीशन बैठेगी इस कैटेगरी की कि वो कोलाइड कर पाए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी है कि इन दोनों का मिक्स, हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेस्ड हो और वर्टिकल भी डिस्प्लेस्ड हो। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसको भी देखते हैं। विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं, सीधा अपना डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा एक बड़ी बिल्डिंग, ये हो गई हमारी एक छोटी बिल्डिंग। मान लो छोटी बिल्डिंग है ए हाइट की, ये है बी हाइट की, और ये है डी डिस्टेंस अपार्ट। अब इन दोनों के टॉप से हमने प्रोजेक्टाइल छोड़े, एक छोड़ा हमने u1 और θ1 से, तो ये तो गया ऐसे, और एक आपने छोड़ा अगेन वहाँ से u2 से, तो ये आया ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, अब यहाँ दोनों केस लग जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। हॉरिजॉन्टल का भी केस लग रहा है, वर्टिकल का भी केस लग रहा है, तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं भाई। ये हो गई इसकी ना वर्टिकल, पूरा बना देता हूँ मैं इसे, लाइक ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये कितना गिरा, मान लो y, इसकी ऊपर वाले की, सेकंड वाले की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y, नीचे वाले की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज, मान लो x मान लेते हैं, ये x हो गई हमारी, ठीक है ना, इतना x इतना y। पहले वाले की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x, दूसरे वाले की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। अब हॉरिजॉन्टल देखें, ठीक है, तो
पहले वाले की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको भी कुछ नाम दे दो भाई। इसको क्या नाम दें? इसको हम लोग ए बी डी ले लिए, सब ले लिया, तो यू भी ले लेते हैं भाई, इसको यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं। ठीक है, ये इन दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई। चलो भाई, अब क्या किया जाए? अब फिर वही कि दोनों टी टाइम सेम टाइम पे आके कोलाइड करने हैं, साइमल्टेनियस थ्रो था। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब इन दोनों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों का नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म केस है, तो उसके लिए सीधा एक फॉर्मूला लगना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये u प्लस वी, देखो ये d के बराबर होना चाहिए ना, तो u प्लस वी इक्वल टू डी, तो u डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी है? u1 cos थीटा 1 और वर्टिकल है u1 sin थीटा 1। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये इसकी तो हॉरिजॉन्टल सारी u2 ही थी क्योंकि उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही थी, इनटू टाइम, टाइम दोनों को बराबर लगेगा, इक्वल टू डी। तो देखो एक इक्वेशन तो हो गई हमारी ये। अब वर्टिकल वाली देखो है हमारी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली यूज कर लेते हैं हम लोग। इसका नीचे से ऊपर जाना कितना? x कितना होगा भाई? x इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी, इसमें u कितना होगा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, u1 sin थीटा 1, u t ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी को माइनस में ले लो, स्कूल एजुकेशन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है ना, ये मत सोचना वो मेंस एडवांस वाला कंसेप्ट कि जी नीचे की तरफ माइनस ही होता है हमेशा। तो ये हमारा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी को मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करके 5t स्क्वायर। अच्छा y वाला ले लो भाई, y इज इक्वल टू, देखो उसकी वर्टिकल इनिशियल 0 थी, उसमें कोई वर्टिकल इनिशियल ही नहीं थी, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कन्फ्यूज मत हो ना, हाफ का मतलब, हाफ जी का मतलब 1/2 इंटू 10 है ना, ये ले लिया मैंने। और x प्लस वाई देखो कितना होना चाहिए, x प्लस वाई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? b माइनस ए, तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5t स्क्वायर उड़ जाना है, u1 sin थीटा 1t, ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। और ये हुआ हमारा फाइनली इसका काम डन। देखो ये 3 कैटेगरी हमारी बनती हैं, न्यूमेरिकल इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये हम लोग अभी हमने कंडीशंस की हैं डिस्कस, ठीक, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपलर मेथड में मैंने बताया है, कोई रिलेटिव मोशन का चक्कर नहीं लगाए हैं इसमें ना। देखो मेंस एडवांस की जो टॉपिक्स हैं वो चीज़ों में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है उनके क्वेश्चंस में। ठीक है, स्कूल एजुकेशन और उसके कंपेयर में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ज़्यादातर जो एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं या कई मेंस वाले क्वेश्चंस भी, नीट वाले थोड़े बहुत काउंट कर लो, इनमें रिलेटिव मोशन की हेल्प अच्छी रहती है क्योंकि रिलेटिव मोशन टॉपिक को बहुत छोटा कर देता है, कॉम्पैक्ट, लेकिन उसमें दिमाग आपको लगाना पड़ जाता है। और मेरा भी पर्पस बेसिक को क्लियर करके थोड़ा सा ना हमें आगे बढ़ने वाली चीज़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी रिलेटिव मोशन को टच नहीं करते, सिंपल मैनर में बिल्कुल वही अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन सीधी सीधी यूज़ करके 9th वाला बच्चा भी समझ सकता है, 10th वाला बच्चा भी, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, और भाई लोगों कमेंट कर दिया करो, आप लोग शेयर भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ, और ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी शुरुआत है ऑफ कोर्स मेरी तो यहाँ पर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छी क्वालिटी, और जो मेरा जो मेन पर्पस है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा मेन पर्पस है चीज़ों को सिंपलर करना। देखो आजकल बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर जगह पढ़ा रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स को, इंजीनियरिंग और ये सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, लेकिन मैंने जब इनको देखा तो मुझे एक चीज़ जो प्रॉब्लम लगती है कि वो सब ऑलमोस्ट सारे, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट सारे, वो सभी लोग ना लेवल यहाँ से शुरू करके स्टार्ट कर देते हैं।
तो जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे भीड़ है भाई वो कहाँ रह गई। जो क्रीमी लेयर है वो तो चलो कैच करके और आगे बढ़ जाती है, उसका तो काम हो जाता है। जो नीचे की भीड़ है वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे तो ऐसे ही बस देखते रह जाते हैं। तो मेरा पर्पस थोड़ा सा ये है कि सिंपलर मैनर में कराई जाएँ चीज़ें। और मैं आपको फिर मेंशन कर दूँ, ये प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्टाइल पहले से थोड़ा बेसिक्स तैयार होगा तो मिड ईयर कोलिजन पे आओगे ऑफ कोर्स। अगर आपको किसी को ऐसी डिमांड हो कि प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन लेवल से स्टार्ट करके बनाएं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा। ठीक है, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।